आइडिया हो जाएगा कि मैंने प्रॉपर्टीज क्यों लिखा। हमारे पास बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो डिफरेंट होती हैं। और प्रॉपर्टीज डिफरेंट करने के लिए हमारे पास बुनियादी तौर पे 2 से 3 मेथड हैं कि प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी। एक ये है कि आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग स्ट्रक्चर, और हमारे पास जो किताब की डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। तो बेटा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है बेसिकली वो प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर रहा है। तो ये जो किताब की डेफिनेशन है वो जनरली हम आइसोमरिज्म के लिए कर देते हैं, लेकिन आपकी किताब ही उसमें बाद में एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना भी, ज्योमेट्री को चेंज करके भी आप आइसोमरिज्म फिनोमेना को रेज कर सकते हैं। तो यकीनन हम इसमें यही डेफिनेशन करेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। हाँ, वो अलग बात है कि प्रॉपर्टीज को चेंज किया जा सकता है स्ट्रक्चर चेंज करने से। अगर आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप ज्योमेट्री चेंज करिए। ज्योमेट्री मीन्स उसकी स्पेशल स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है उसको बदल दें, जिससे आपके पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आएगा। और स्ट्रक्चर फार्मूला यकीनन जिसमें कैसे हम प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग स्ट्रक्चर। और फिर फर्दर ये है कि आप स्ट्रक्चर को चेंज कैसे कर सकते हैं। प्लस उसके लिए हमारे पास फर्दर 5 टाइप्स मौजूद हैं। इसमें से पहले टाइप है चेन आइसोमरिज्म, देन पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामर्स और टॉटमर्स। ये बेटा आपके पास 5 फर्दर टाइप्स हैं। इन पांचों से बेसिकली आप क्या चेंज करने वाले हैं। आप अगर चेन को चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, ये सभी क्या चेंज करेगा, स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर चेंज कर देगा प्रॉपर्टीज को। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं। तो चलिए हम पहली टाइप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है चेन, या इसको कहते हैं हम स्केलेटन आइसोमरिज्म। तो ये चेन या स्केलेटन दोनों नाम है इसके। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां से भी एमसीक्यूज आ सकता है डेफिनेशन से। क्या कि ऐसा आइसोमरिज्म जो कि किस वजह से होगा, नेचर ऑफ कार्बन चेन, the isomerism arises due to the nature of carbon chain is called, पर उसे हम क्या कहेंगे, चेन। तो एक तो इसकी डेफिनेशन से हमसे कुछ बनता है। फिर दूसरी बात कि आम तौर पे अल्केन्स जो होते हैं, जितने भी अल्केन्स हैं, अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मिसाल नीचे दी गई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी अल्केन्स हैं बेटा वो क्या परफॉर्म करते हैं, चेन आइसोमरिज्म परफॉर्म करते हैं। देखिए जिस तरह ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आपके पास कंपाउंड दिया गया ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। आप देखिए कि इसमें कार्बन की चेन कैसी है, कार्बन की चेन इसमें स्ट्रेट है, सीरीज में कार्बन लगे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एन ब्यूटेन। लेकिन अगर आप नीचे वाले कंपाउंड को देखें तो इसमें जो कार्बन की चेन है बेटा वो स्ट्रेट नहीं है, उसमें आपको एक ब्रांच नजर आएगी। तो ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटेन। तो ये आपके पास अल्केन्स के अंदर इसमें नेचर ऑफ कार्बन चेन की है, आपने बेसिकली बैकबोन चेन की है कंपाउंड की जो है, इसे हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमरिज्म। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास, ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता अल्केन तक, ये और भी कंपाउंड में, मैंने कहा जनरली ये अल्केन्स के लिए है, लेकिन इसकी एग्जांपल और भी हो सकती हैं और वो ज़्यादा अहम, ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा ट्रिकी एग्जांपल्स होती हैं। और यही आपने एमडी-कैट में सीखना होता है इन ट्रिक्स के मुतालिक। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक नाम इसका बोल के दिखाऊं तो बेटा ये अगर आप कंपाउंड पे गौर करिए तो ये एक आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और स्पेसिफिकली ये एक सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है। और ये आपके पास कौन सी है, टर्शरी ब्यूटेनॉल। एक सेकेंडरी या एक टर्शरी कंपाउंड है। और सेकेंडरी टर्शरी का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर 7 में ही दिया जाता है, एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू है इसके रिगार्डिंग। तो ये आपके पास, अगर आप इस कंपाउंड को थोड़ा सा समझना चाहें बेटा, ये वाला जो आपके पास फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्केलेटन फॉर्म। इसमें ये चीज़ लाजमी तौर पे आपको पता होनी चाहिए कि ये जो डॉट है, ये डॉट बेसिकली कार्बन है। तो यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, यहाँ पे ये डॉट्स 4 हैं, तो इसका मतलब है 4 कार्बन, और हैं भी सीरीज में, सीधे हैं। तो बेटा इसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट चेन है। बेटा ये हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है और ये टर्शरी ब्यूटेनॉल है। अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास, इसमें कार्बन की पोजीशंस को देखिए, ये डॉट्स बेसिकली कार्बन है, ये डॉट्स कार्बन है, और ये आपके पास डॉट्स सीरीज में लगे हैं। और अगर आप सीरीज में डॉट्स को देखेंगे तो ये आपके पास 4 कार्बन है, ये एक ब्यूटेनॉल है। इसे सेकेंडरी ब्यूटेनॉल भी कहते हैं क्योंकि इस कार्बन को अल्फा कार्बन और
जो कि आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। यहां पे ये आपके पास टर्शरी है। अब सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटानॉल एंड टर्शरी ब्यूटानॉल आर विच टाइप ऑफ आइसोमर्स? गौर करिए इसमें कौन सा आइसोमरिज्म शो हो रहा है बेटा, इसमें मौजूद नहीं है। इसकी नेचर ऑफ कार्बन देखें स्ट्रेट है, इसकी नेचर ऑफ कार्बन ब्रांच है। हालांकि अगर आप बाकी एस्पेक्ट्स को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी सेकंड कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो पोजीशन तो सेम है। और अगर आप फंक्शनल ग्रुप को देखें तो वो भी क्या है, सेम। तो एक नजर में ये लगता है जैसे सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल कुछ और पोजिशनल आइसोमर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इनके स्केलेटन में फर्क है और ये क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। ये एक ट्रिकी बात थी जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको इसके नाम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ ना दिए जाएं तो फिर आपको एक दफ़ा परेशानी आ सकती है, और जब हम MD-CAT में बैठे होते हैं तो टाइम फ्रेम भी बड़ा मायने रख रहा होता है वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात है चेन आइसोमरिज्म के लिए वो है आपके पास, आपको चंद एक अल्केन्स का आपको वैसे याद होने चाहिए। ये बहुत अहम बात है, इसमें से जनरली MCQs आ जाता है क्या कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है एक तरफ और एक तरफ नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं। तो देखिए कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 मींस मीथेन, ईथेन और प्रोपेन, इनके आइसोमर्स एक होते हैं, मोनो आइसोमेरिक है ये। फिर कार्बन 4 के 2 हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपके पास इस टेबल में बाकियों के भी मौजूद हैं। तो ये आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, मेमोराइज होने चाहिए, एटलीस्ट 10 तक याद होने चाहिए। लेकिन एक आपके पास जो आपका आइसोमरिज्म का टॉपिक है उसमें टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म से पहली जो लाइन है उसमें उसने लिखा है कि कार्बन 30 हैज हाउ मेनी आइसोटॉप्स। MCQ बन सकता है कार्बन 30 हैज हाउ मेनी आइसोटॉप्स, और उसमें ऑप्शन है 4 बिलियन। अच्छा, ये वाली बात तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसी बात को एक और अंदाज से देखें, ठीक है, एक और अंदाज से इसी बात को देखें, यानी इसको मैं ऐसे पूछूं कि ट्राई अकॉन्टेन हैज हाउ मेनी आइसोटॉप। तो ट्राईअकॉन्टेन आपको लगेगा ये कहां से आ गया बेटा, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कार्बन 30 की। तो बेशक बिलाशुबा अंदाजे बयां बदल देती है बात, दुनिया में कोई नई बात नहीं, यानी यही बात है कार्बन 30, लेकिन उसने अंदाज बदला है। उसने यहाँ पे पूछा है ट्राईअकॉन्टेन, तो ट्राईअकॉन्टेन हैज हाउ मेनी आइसोमर्स 4 बिलियन। तो एक तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, फिर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड देन एक बात अल्केन्स जनरली शो करते हैं और डेफिनेशन से। तो ये चंद एक बातें जो आपको इसको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है पोजिशनल आइसोमर्स। अगर हम पोजिशनल आइसोमर्स में देखें तो यहाँ पे एक चीज बहुत अहम है डेफिनेशन के अंदर, और डेफिनेशन के अंदर जो चीज अहम है वो है हमारे पास पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। जिस तरह के नीचे मिसाल में है, अब नीचे मिसाल देखिए, यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो बेटा ये आपके पास एक मिसाल है जिसमें 1 ब्यूटीन है और ये 2 ब्यूटीन है। यकीनन ये आपके पास कार्बन 1 है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नियर है यहाँ से, तो ये आपके पास 1 ब्यूटीन है, ये बेटा आपके पास 2 ब्यूटीन है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं है, दोनों में अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, लेकिन उसकी क्या चेंज है, पोजीशन। यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में है या 2 और 3 के दरमियान में है, दैट इज 1 ब्यूटीन एंड दैट इज 2 ब्यूटीन। तो ये अल्कीन्स के अंदर ये फिनोमेना ऑब्वियसली ये रहता है, अल्कीन्स में फिनोमेना रहता है। इसके नीचे मैंने एक सैंपल MCQs दिया है जिसके 2 मकसद हैं। एक तो यह है कि आपके पास MD-CAT के अंदर जो MCQs आएंगे उसका पैटर्न भी यही होगा, यानी A ऑप्शन नीचे B ऑप्शन फिर देन आगे C और फिर D ऑप्शन, सिमिलरली इसी पैटर्न के होंगे। और इसमें ये बात अक्सर MCQs आ जाता है कि AOF मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट PI पोजिशनल आइसोमर्स एक्सेप्ट। यहां पे MD-CAT के मुतालिक आपने लाजमी याद रखना है कि इसमें बहुत कम नॉट वाले MCQs आते हैं, नॉट नहीं आता। ये इस तरह से नॉट वाले MCQs को ऐसे स्टेट करते हैं। तो MCQs का आपको पैटर्न भी सीखना है कि किस टाइप से MCQs जनरेट होते हैं। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स पोजिशनल आइसोमर्स एक्सेप्ट, कौन नहीं करता। और अगर आप गौर करें इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो आंसर मौजूद है, कहां पे, ऊपर टेबल में जहां पे लिखा है मैंने डू नॉट। तो बेसिकली जो पोजिशनल आइसोमर्स शो नहीं करते कंपाउंड्स वो कौन से हैं, उनमें एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, एक है एसिड, एक है साइनाइड्स। बेटा ये कभी भी अपनी पोजीशन को कॉर्नर टर्मिनल से दरमियान में नहीं ला पाते, क्योंकि इसमें जो कार्बन होती है वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होती है। जब मैं यहाँ पे एसिड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मिनरल एसिड की बात नहीं कर रहा,
दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड और स्पेसिफिकली दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे अब देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन है। यकीनन अगर हम नीचे ऑप्शन को देखें तो क्लोरीन जो है ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन 1 होगी, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। ये 2 भी हो सकता है, सेंटर पे भी आ सकता है। इस तरह OH की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन को देखिए, दैट इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड विल रिमेन एट टर्मिनल पोजीशन, और इसको हम क्या कहेंगे 1। ये कभी भी सेंटर में आके कंपाउंड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है एक्सेप्ट कौन है, यही है। दैट इज योर ट्रू आंसर। और इसी तरह से आप अमाइन की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ये। और जो सीखने वाला पॉइंट था वो ये था कि ये तमाम नहीं करते। इस तरह के एमसीक्यू जनरेट किए जा सकते हैं जो एक्सेप्शन से हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइप है आइसोमरिज्म की बेटा वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अच्छा, इसमें जो डेफिनेशन है वो है इसमें ड्यू टू द डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ चेंज होगा इसमें। अच्छा, इसकी बहुत अहम एग्जांपल जो आपकी बुक में भी मौजूद है वो है एथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद बराबर है, बट स्टिल दे हैव डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और यहाँ पे क्या है, ईथर। तो बेटा ऐसा टाइप जिसके अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होगा और प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अच्छा, इसमें हमारे पास और डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। अल्कोहल और ईथर्स जिस तरह के ऊपर बयान हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो ट्रिक का आपने लाजमी सीखना है। वो क्या, वो है कि क्या हर अल्कोहल, आई रिपीट द लाइन, हर अल्कोहल ईथर का आइसोमर है। जनरल अल्कोहल और ईथर आइसोमर्स हैं, पर क्या हर अल्कोहल है? सोचिए इस बात को, नहीं है बेटा। अगर आप देखें तो ईथर्स में एटलीस्ट 2 कार्बन्स होते हैं, लेकिन अल्कोहल 1 कार्बन वाला भी होता है। तो इस एक्सेप्शन के साथ अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए तो एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है कि ऑल अल्कोहल्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईथर एक्सेप्ट। तो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? अगर ऑप्शन दी जाए मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो यकीनन 1 कार्बन वाली जो ऑप्शन है नेम इज मेथनॉल। तो यहां पे एक एक्सेप्शन हमारे पास मौजूद है, और एक्सेप्शन यहां पे हम लिख सकते हैं कि एक एक्सेप्शन यहां पे है, और वो एक्सेप्ट मेथनॉल CH3OH, यानी मेथनॉल का कोई भी आइसोमर ईथर में मौजूद नहीं है। अदरवाइज हाँ, ईथर, हर ईथर अल्कोहल का आइसोमर है, हर ईथर अल्कोहल का आइसोमर है, लेकिन हर अल्कोहल ईथर का आइसोमर नहीं है, क्योंकि उसमें मेथनॉल नहीं है। तो आपको वैसे तो एमसीक्यू इस एतबार से भी आ सकता है कि कोई इस तरह की ऑप्शन दे दे और पूछे बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो यकीनन ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, लेकिन एक्सेप्शन फर्दर डिटेल के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सेप्शंस इसमें मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ये बहुत ही एक फेवरेट एमसीक्यूज होता है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स। तो ऑप्शंस फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, तो यकीनन ये फंक्शनल, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज एक कीटोन है। तो यहां पे भी ये बात है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहां पे, ये देखिए, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिखा है जिसका नाम है HCHO, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 कार्बन एटम है। क्या 1 कार्बन एटम किसी कीटोन में है? नो। इट मीन्स कि फॉर्मल्डिहाइड का नहीं होगा कोई कीटोन में आइसोमर्स, ना ही एसिटल्डिहाइड का। क्यों? क्योंकि कीटोन स्टार्ट्स फ्रॉम CH3CHO, क्योंकि कीटोन स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन 3, एटलीस्ट 3 कार्बन होती है। एसीटोन सबसे स्मॉलेस्ट जो कीटोन है, तो ये भी है। वैसे ये पेयर एल्डिहाइड और कीटोन्स इन जनरल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी इसमें पाई जाती है। इस तरह बेटा एसिड और एस्टर्स भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, लेकिन एसिड में जो फॉर्मिक एसिड होगा HCOOH, बेटा वो उसका कोई भी
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर एस्टर्स में मौजूद नहीं होगा। हाँ, एसिटिक एसिड का होगा, मिथाइल जो फॉर्मेट है वो। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये पेयर भी जो है वो भी क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, लेकिन इस एक्सेप्शन के साथ। इस तरह साइक्लोअल्केन, साइक्लोब्यूटेन और मोनोइंस, मतलब एक डबल बॉन्ड अगर हो तो आपके पास 2 ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन, दोनों का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। कार्बन एटम की तादाद 4 है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स C4H8 आ जाएंगे। इसमें बहुत अहम बात पता क्या है, ये वाली चीज। आमतौर पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी को बाकी टाइप्स में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इन केस ऑफ अमाइंस, ओनली इन केस ऑफ अमाइंस, अमाइंस के केस में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस हमारे पास होते हैं जिसमें हम CH3, CH2, CH2 और NH2, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन ये है। और सेकेंडरी अमाइन में क्या हो सकता है, CH3, CH2, NH, CH3, दोनों जो हैं ये आपके पास प्राइमरी है और ये आपके पास सेकेंडरी है। लेकिन और टर्शियरी बनाने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के इर्द गिर्द तीनों मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना था, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रखे गए हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के ना ही चेन ना ही पोजिशनल, ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, ये इंडिविजुअली एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है। ये आपके पास साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, और ये भी क्या है, दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो ये कुछ इसमें ऐसी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिनसे एमसीक्यूज आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के मुतालिक इंपॉर्टेंट बातें थी जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज कॉल्ड मेटामरिज्म। अगर हम मेटामर्स को देखें तो मेटामर्स क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के गिर्द, जिस तरह यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है, उसके गिर्द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है अल्काइल चेन की। अच्छा, यहाँ पे ना कई बच्चे जरा परेशानी फील करते हैं, किस लिहाज से, कि वो कहते हैं सर ये देखिए ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने। बेटा यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर है, पर ये आपस में थोड़ी मेटामर्स हैं, यानी ये थोड़ी मेटामर्स हैं, बल्कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का मेटामर है। और अगर इसमें देखते हैं तो ऑक्सीजन के गिर्द एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन एटम्स हैं। यहां पे देखते हैं तो दोनों तरफ 2-2 हैं। तो इसका मतलब है इस रेशियो से ये रेशियो डिफरेंट है। तो इट मींस दोनों में अल्काइल चेन ऑक्सीजन के गिर्द यानी फंक्शनल ग्रुप के गिर्द डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं मेटामर्स। अच्छा, यहां पे एक चीज बहुत जरूरी है जानना, वो ये कि ये मेटामर्स और जो पोजिशनल आइसोमर्स हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं समटाइम्स। मिसाल के तौर पे हर मेटामर में बेसिकली तो हम पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं। यहां पे अगर आप ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन इस पोजीशन पे है, यानी फर्स्ट कार्बन के बाद है, यहाँ पे सेकंड कार्बन के बाद है। तो यकीनन यहाँ पे पोजीशन तो चेंज हुई है फंक्शनल ग्रुप की, सेम फंक्शनल ग्रुप की, तो इसे पोजिशनल आइसोमर क्यों नहीं कह सकते, यकीनन। लेकिन आपने चीजों को क्लियर करने के लिए और चीजों को प्रॉपर डिस्टिंग्विश करने के लिए एक दूसरे से आपने इस चीज को याद रखना है, मेमोराइज कर लें इस चीज को। क्या कि ईथर्स के अंदर जब आप फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं उसकी पोजीशन को, तो आप उसे पोजीशनल नहीं कहेंगे, आप उसे क्या कहेंगे, मेटामर कहेंगे। तो ईथर्स के अंदर अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, मेटामर। या अगर हम कीटोन्स के अंदर करेंगे, कीटोन्स के अंदर, ये आपकी बुक की एग्जांपल है कीटोन वाली भी, कीटोन में 2 पेंटीन वर्सेस 3 पेंटीन, और 2 पेंटीन में अगर हम देखें तो 2 पेंटीन में कार्बन जो है बेटा ये आपके पास किस पोजीशन पे मौजूद है, सेकंड पोजीशन पे मौजूद है। यकीनन हमने यहां पे भी इसकी पोजीशन ही चेंज करेंगे 3 पेंटीन के अंदर जाके, तो 2 पेंटेनॉन और 3 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन है, ये कीटोन है तो 2 पेंटेनॉन, और ये है हमारे पास 3 पेंटेनॉन। अब पोजीशन चेंज किया, लेकिन कीटोन में जब आपने पोजीशन चेंज करनी है तो आपने इसे पोजीशनल आइसोमर नहीं कहना।
ना ही ईथर्स के अंदर, ना ही कीटोन्स के अंदर। मल्टीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेंटर में जो चेंज होते हैं, उनको हम इस तरह से नहीं लेते। कीटोन्स इस तरह से आपके पास थायोल जो है, एसएच ग्रुप जो है, सल्फर कंटेनिंग जो ग्रुप है, वो उसमें भी जब आप चेंज करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को, तो वो भी क्या होगा, मेटामर होगा, ना के पोजिशनल आइसोमर। और इसके अंदर आपके पास सेकेंडरी जो अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस में भी हमने यहाँ पे भी देखा था, सेकेंडरी अमाइंस के अंदर, सेकेंडरी अमाइंस में भी जब आप चेंज करते हैं, देखिए ये आपके पास सेकेंडरी अमाइंस हैं, तो NH और एक तरफ आपके पास अल्काइल चेन। यहाँ पे भी अगर हम चेंज करते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं चेन को, यहाँ पे भी अगर हम चेंज करते हैं तो ये भी आपके पास पोजिशनल आइसोमर नहीं, बल्कि कौन सा आइसोमर है, ये भी मेटामर्स हैं। तो इन चार के अलावा, इन चार कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी आप किसी का भी फंक्शनल ग्रुप चेंज करेंगे तो उसे हम पोजिशनल आइसोमर ही कहेंगे। यानी अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर। लेकिन इनमें जब आप पोजीशन चेंज करेंगे तो आप क्या कहेंगे, मेटामर। जिस तरह चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू है कि ईथर्स शो द फिनोमेना ऑफ, और उसमें ऑप्शन में चेन भी है, पोजीशन भी है, मेटामर भी है। तो वहां पे भी ईथर्स में भी तो पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन उसने क्या उसको आंसर किया हुआ है कि वो मेटामर्स है, क्योंकि ईथर है। तो ये आपने याद रखना है इनके इलन, ठीक होगी बात। तो एक मेटामर्स के मुतालिक आपने इसको पोजीशन से कैसे सेपरेट करना है, ये चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टॉटोमर्स। इट इज ऑल्सो अनदर टाइप, और ये बहुत अहम टाइप है ये भी, जिसमें हम शिफ्टिंग ऑफ H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, जिसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जिस तरह ये आपके पास जनरल अमीनो एसिड्स हैं, ये अब आप देखिए यहाँ पे NH2 है, COOH है, लेकिन चूंकि अमाइन बेसिक ग्रुप होता है, ये H एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये देखिए ये फॉर्म जो है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली दैट इज अ ज्विटराइन एंड दैट इज एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एंड ज्विटराइंस आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये तो किताब की एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन आपकी किताब ही के अंदर चैप्टर नंबर 8 में एडिशन ऑफ वाटर जब अल्काइंस पे करते हैं, इथाइन के ऊपर स्पेसिफिकली, तो बेटा वहाँ पे भी इस तरह की जो है वो टॉटोमरिज्म का फिनोमेना देखने में आता है। तो हमने उसको यहाँ पे लाके डिस्कस करना है एक ही जगह पे रख के, क्योंकि वो भी किताब का हिस्सा है। तो आपके पास उस फॉर्म को हम कहते हैं एल्डोइनोल, एल्डिहाइड और इनोल। ये देखिए ये एक एल्डिहाइड है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और ये आपके पास इनोल, इनोल मतलब इन ओल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH2 आ जाएगा, इसके बाद CH3 से, और यहाँ से शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हो रही है। तो ये बेटा आपके पास क्या है, एल्डो यानी एल्डिहाइड और इनोल, तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। इस तरह कीटो इनोल उसी किताब में उसी पेज पे, तो यहाँ पे कीटो इनोल भी आपके पास एक है। और एक आपके पास चैप्टर नंबर 12 में जाके एग्जांपल आती है नाइट्रोसो और ऑक्साइन, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड नाइट्रोसो, और इसके बाद इसे हम कहते हैं ऑक्साइन, दैट इज ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप। तो ये अब आपके पास इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, इसकी बाकी किताब के अंदर भी एग्जांपल्स हैं जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा भी एग्जांपल है, लेकिन आपकी किताब में इन एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया और हमें इस तक अपने आप को रखना है, जो कि अहम बात है। अच्छा, इसके बाद एक और नेक्स्ट जो टाइप है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, जिसको हम दूसरे अल्फाज में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म वी ऑल नो दैट कि ये अल्कीन्स में है, एक कॉमन सी बात अल्कीन्स में है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ अल्कीन्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बाकी कुछ कंपाउंड्स में भी पाई जाती है, जस्ट टू कंपेयर थिंग्स फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। लेकिन आपके सिलेबस में हमने इसको अल्कीन तक ही डिस्कस करना है। अब देखिए किताब में एक सिंपल एग्जांपल, और अक्सर टीचर्स जो हैं वो इसी एग्जांपल से जो है वो रहनुमाई लेते हैं, और यही आसान एग्जांपल भी है और बच्चे को समझने के लिए बहुत ही आसान एग्जांपल। क्या, जिसमें क्या होगा, अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप बगौर देखें तो ये मॉलिक्यूल अगर मैं सर्कल करता हूँ इस तरह से, ये बेटा मैंने चेन को सिलेक्ट कर दिया इसकी। अब इसकी चेन की सिलेक्शन में हम यहाँ से नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, और 4 कार्बन एटम्स सीरीज में हैं, बिल्कुल एक सीरीज में। अब आप इसको सिलेक्शन करें इसमें, तो ये भी 4 ही एटम हैं, और मेरे ख्याल से ये भी सीरीज में ही है। व्हाट डू यू थिंक, ये भी स्ट्रेट ही हैं, और इसकी भी नंबरिंग हम यूँ कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब आपके पास ये दोनों सीरीज में है, इसमें नेचर ऑफ चेन चेंज नहीं है, दोनों में स्ट्रेट चेन है।
इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं है। यहां पे देखिए 2 और 3 के दरमियान में, यहां पे भी सेम ही है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं है, ना ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी मेटामर भी नहीं है, ना ही शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, यानी स्ट्रक्चर भी सेम है। तो जो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट, तो फिर वो बात तो यहाँ पे आके वैलिड नहीं रहती ना। तो ये देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, लेकिन फर्क किस बात का है? तो फर्क इस बात का है कि स्पेस में जो ग्रुप्स की ओरिएंटेशन है, जो स्पेशियल इसकी अरेंजमेंट है, वो सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड पे हैं और यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे हैं। तो हम जहाँ पे दोनों लार्ज ग्रुप एक साइड पे हों, हम कॉमनली इसे कहते हैं दैट इज सिस फॉर्म। तो ये अब आपके पास सिस फॉर्म है। इसमें चूंकि ऑपोजिट साइड पे है लार्ज ग्रुप, तो इसे हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। बहरहाल ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमें पढ़ाई जाती है और हमें इसको मेमोराइज करना पड़ता है कि लार्ज बल्कि ग्रुप एक साइड पे हैं और स्मॉल यहाँ पे बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं। और इससे रिगार्डिंग ये चंद एक प्रॉपर्टीज हैं, इफ यू कैन रिमेंबर, तो आपको इन प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन अगर आइडिया हो तो इट इज गुड फॉर यू। लेकिन जो मेरा एम्फेसिस है कि इसकी और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। लाइक अल्कीन्स के अंदर तो ये है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये अल्कीन्स में ये चीज मौजूद है, लेकिन ये अमीन्स के अंदर भी होती है। आई से जो आई वाली अमीन है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में कैसे होगा कि आपके पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाए, यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और ये लॉन पेयर है। तो इसका मतलब है कि दो लार्ज ग्रुप एक साइड पे है, दो स्मॉल ग्रुप एक साइड पे है। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी? सिस फॉर्म। और अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं, आर ग्रुप को ऊपर और एच ग्रुप को नीचे, तो ये ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। यानी ये भी इसका हो सकता है, सिस ट्रांस में इसको भी लाया जा सकता है। इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन, फ्री रोटेशन की, जब हम कहते हैं सिस ट्रांस होता है जब आपके पास फ्री रोटेशन ना हो, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्री रोटेशन को। तो ये फ्री रोटेशन को जरूरी नहीं कि आप डबल बॉन्ड से करें, इन दोनों में कैसे किया गया है? डबल बॉन्ड से। लेकिन आप यहाँ पे गौर करिए, इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, इसमें तो आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन स्टिल वो इस तरह से हैं साइक्लिक फॉर्म में कि वो फ्री रोटेशन को क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो साइक्लिक अल्केन्स होते हैं, उनमें भी क्या चीज पाई जाती है? ये सिस ट्रांस पाया जाता है। एक तो बात ये है कि ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में से अल्कीन्स में होता है, अल्काइंस में तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे ग्रुप ही एक रह जाता है। उसके बाद अल्केन्स की एक क्लास है साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन, जिसमें ये होगा, और यहाँ अमीन्स में हो सकता है। तो ये आपके पास बाकी एक दो जगह पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया। अब हमारे सिलेबस में अल्कीन्स तक और हमारा एम्फेसिस उसी पे है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, इस तरह के एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो आपके पास एक इंतहाई अहम और इंतहाई आसान शॉर्टकट मौजूद है, आपने इस लाइन को बस पढ़ लेना है। ये एक लाइन, ये बहुत बेहतरीन हिंट है आपके लिए कि आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड जो है, जो हमें कंपाउंड गिवन है, क्या ये सिस है या के ट्रांस है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आपकी किताब की मिसाल है कि आपके पास ये है हाइड्रोजन, एक तरफ आपके पास है मिथाइल ग्रुप, एक तरफ आपके पास है फ्लोराइड ग्रुप और एक तरफ आपके पास है क्लोराइड ग्रुप। अब मेजर परेशानी यहां पे अब स्टार्ट होती है। ये इजीली पिक कर लगे थे आप, कैसे? क्योंकि दोनों ग्रुप सेम थे, मिथाइल थे, ऑपोजिट साइड पे आ गए, सेम साइड पे आ गए। पर यहां पे तो ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे पास। यहां पे हमारे पास क्या है? चारों ग्रुप ही डिफरेंट हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है, जो आपकी किताब की मिसाल है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो फिर हम कैसे जज करते हैं कि ये सिस फॉर्म है या नहीं है? पहली बात, क्या ये आइसोमरिज्म देगा? पहला सवाल ये होगा कि क्या ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर हो सकता है तो फिर ये सिस है या ये ट्रांस है। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने देखने हैं। पहली बात, ये कैसे जज करेंगे कि ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा? उसके लिए आप एक शॉर्ट सा मेथड देखिए, वो देखिए क्या है। आपने ये देखना है डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, इसको यहां से ऐसे कर लें, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है।
इफ इट हैज अनआइडेंटिकल ग्रुप्स, अनआइडेंटिकल मतलब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्लोराइड है, अनआइडेंटिकल दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे फ्लोराइड। इसको ऐसे देखने आपने कि ये दोनों के पास, दोनों कार्बन के पास ये ग्रुप इससे मुख्तलिफ है, नीचे वाले से मुख्तलिफ है, ये ऊपर नीचे जो है। इसका मतलब है अगर ये अनआइडेंटिकल है तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा। अगर किसी भी केस में मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे फ्लोराइड है, यहाँ पे भी मैं यही ग्रुप लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, आइडेंटिकल ग्रुप्स। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर आइसोमरिज्म सिस ट्रांस नहीं होगा। तो एक बात आपने ये लाजमी याद रखनी है कि कौन से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होंगे और कौन से सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होंगे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या आ गए हैं, सेम सिमिलर ग्रुप आ गए हैं। तो एक बात आप इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से करेंगे कि आप डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन इफ हैज अनआइडेंटिकल ग्रुप्स, तो फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, एक जरा इस मिसाल को देखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब बच्चा फौरन से सोचेगा सर ये तो सारे ही आइडेंटिकल है। बेटा नहीं, ये एक ग्रुप के मेंबर हैं लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। ऑल्दो ये हैलोजेंस हैं सारे, पर ये फ्लोराइड है और ये क्लोराइड डिफरेंट कंसिडर होंगे, ये सिमिलर कंसिडर नहीं होंगे। अच्छा, अब इस केस में, इस सिनेरियो में क्या किया जाएगा, या जो मैंने इससे पहला सिनेरियो लिखा था CH3 और यहाँ पे फ्लोराइड था, यहाँ पे क्लोराइड था और यहाँ पे हाइड्रोजन, इन केसेस को कैसे डील किया जाएगा। अब ये तो पता लग गया चूंकि अनआइडेंटिकल हैं तो होगा, तो सही है आइसोमरिज्म। फिर अब ये देखना है सिस है या ट्रांस है, उसका तरीका क्या होता है। आप इन ग्रुप्स को देखिए, इनके एटॉमिक नंबर देखिए। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 1, और क्लोराइड का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। ठीक है, तो ये अब आपके पास दोनों में से किसका ज्यादा है, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, और वो है क्लोराइड का। आप इसे देख लें, सर्कल कर लें। अब आप इन दोनों में देखिए, और इनमें से किसको देखना है आपने, कार्बन के साथ आगे डायरेक्ट कौन जुड़ा है, कार्बन, उसके आगे हाइड्रोजन है। तो आप पहले वाले जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम है, अगर लंबा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, तो डायरेक्ट जो एटम जुड़ा हुआ है पहले आप उसको देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे आप कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कार्बन है 6 और फ्लोराइड है 9। अब आप देखेंगे इनमें से लार्ज कौन सा है, यकीनन फ्लोराइड 9। अब इसे सर्कल कर लीजिए। अब क्या होगा, दोनों जो लार्जर, जो हैवियर एटॉमिक नंबर है वो क्या आगे, एक साइड पे आगे। तो इसका मतलब होगा अगर एक साइड पे सिमिलर एक साइड पे है तो ये फॉर्म क्या होगी, सिस फॉर्म होगी। इस फॉर्म को हम सिस फॉर्म कहते हैं। ठीक होगी बात। और अगर यही ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगी वो। तो ये बहुत ही अहम बात थी कि आपने पहली बात ये कि कौन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, अनआइडेंटिकल। फिर सिस कौन सा होगा जिसमें जो लार्जर एटॉमिक नंबर है वो एक साइड पे होंगे। इसका केस और था। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि मेजर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है MD-CAT में, वो इस तरह सॉल्व होगी। ठीक होगी बात। और इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको से कहा कि आप अगर याद कर सकते हैं दैट इज गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइप जो है वो ऑल्दो PTB ने, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसने डिस्कस नहीं की हुई, लेकिन फेडरल में डिस्कशन इसकी है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, थोड़ा सा इसका भी हम देखते हैं, जायजा लेते हैं इसका भी। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, पहली बात तो ये है कि ये भी आइसोमरिज्म ही है, ये भी स्पेस में अरेंजमेंट की बुनियाद पे किए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिर्फ वही कंपाउंड्स करते हैं जिसमें जो कार्बन है, इस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। नाम क्या है इसका, कायरल। कायरल, CHIRAL, कायरल, कायरल कार्बन। अगर इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी इसमें देखिए, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 4 डिफरेंट ग्रुप इस ग्रुप के साथ हैं। तो ये अब आपके पास ये कार्बन चूंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स कैरी करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। अब जब इसके ऊपर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट मोनोक्रोमेटिक, एक वेवलेंथ की और एक प्लेन पे आती हुई लाइट, जब आप इसके ऊपर फॉल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है उस लाइट को या तो राइट रोटेट करेगा या वो उसे लेफ्ट रोटेट करेगा। तो राइट और लेफ्ट जो है उसे रोटेशन से क्या होगा, अगर ये उसे राइट साइड पर रोटेट करता है, मैं इसको इस साइड को राइट कंसीडर करता हूँ,
राइट रोटेट कर रहा है, तो बेटा फिर ये क्या होगा, ये आपके पास डेक्स्ट्रो होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर ये लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है तो फिर ये होगा लिवो, लेफ्ट के लिए लिवो जो है वो आप आसानी से पिक कर जाएंगे। तो ये अब आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, यहाँ ये लिवर। जिस तरह अमीनो एसिड्स जो हैं वो ये कायरल मॉलिक्यूल है सवाई ग्लाइसिन के, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है ये भी आपको एक दफ़ा थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये अब आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको देखिएगा, इसकी चंद एक फॉर्मूलीज भी लिखाई जाती हैं। फॉर्मूली जो है वो आपके पास 2 की पावर n इस तरह करके, लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो बहुत ज़्यादा आउट सिलेबस चले जाता है, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट राइट नाउ। सो उसको फिर डिस्कशन में किसी में हम उसको डिस्कस कर लेंगे बहरहाल। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो है वो आप प्रिपरेशन के साथ आइए, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन होगी हमारी, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।